नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आपका। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है चैप्टर कार्यालयी लेखन और ये चैप्टर लिया गया है आपकी लेखन और अभिव्यक्ति से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक है, जिसका शीर्षक है अभिव्यक्ति और माध्यम। अब यहाँ अलग अलग कार्यालयों में किस प्रकार के लेखन कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे वहां पर नोटिस भी जारी होते हैं, वहां पे फॉर्मल लेटर्स भी लिखे जाते हैं, वहां पे विज्ञप्ति भी दी जाती है, वहां पे कुछ पत्र जो है अर्ध सरकारी भी होते हैं, कुछ सरकारी भी होते हैं, आदेश जारी किए जाते हैं, है ना। और ये सभी जो है ये कार्यालयी लेखन के ही हिस्से हैं। तो यहाँ देखिए कुछ स्थितियां दी गई हैं, इनमें से आप पत्राचार के किस रूप का प्रयोग करेंगे वो हमें लिखना है। तो ये पूरी आंसर्स के साथ की एक पीडीएफ है और जिसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि वास्तव में अभिव्यक्ति और माध्यम के इस चैप्टर के अंदर कार्यालयी लेखन के अंदर किस प्रकार के लेखन को महत्व दिया जाता है और इस लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं। इस लेखन को करते समय हमें किन महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, वो सभी चीजें यहाँ पर उद्धृत की जाएगी। जैसे यहाँ एक स्थिति दी गई कि किसी सरकारी पत्र की कार्यवाही के रूप में फाइल शुरू करने के विषय का निपटान करना है। भाई आप किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं और वहां पर फाइल शुरू करके उस विषय का समापन करना है और समापन करने हेतु आप उसे कैसे कार्यालय लेखन के अंदर रखेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा सरकारी पत्र। यदि आपके पास कोई विचाराधीन मामले हैं, उन मामलों को निपटाने के लिए आप अपनी तरफ से सुझाव देना चाहते हो, तो उन सुझाव के लिए हम क्या देंगे? अपनी तरफ से जो सुझाव दिए जाते हैं उसे कहते हैं टिप्पणी। क्या कहते हैं? टिप्पणी। जब सरकार को जनमानस तक कोई सूचना पहुंचानी होती है, आपको पता है अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग विज्ञप्ति निकाली जाती है, जिसके माध्यम से सरकार जो है वो अपनी सारी बातों को जनसाधारण तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आजमाती है, तो वो कहलाती है प्रेस विज्ञप्ति। यदि किसी विभाग को कोई सूचना अपने विभाग के कर्मचारियों को देनी हो तो वो काम में लेंगे नोटिस यानी सूचना लेखन। विभाग के द्वारा श्रीमती रूपाली को अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का डिप्लोमा करने के लिए अनुमति प्रदान करना। तो यहाँ विभाग प्रदान कर रहा है और विभाग सरकारी है, तो ये क्या है? सरकारी आदेश। मंत्रालय द्वारा श्रीमती सुलेखा को शिक्षा शिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने संबंधी सूचना देना। तो सूचना दी जा रही है तो ये क्या होगी? नोटिस ही है, सूचना लेखन। किसी कार्य का अनुपालन न होने की स्थिति में उसके बारे में पुनः स्मरण कराना, यानी मैंने कोई आदेश जारी किए और आदेश जारी करने की स्थिति में वहां पर उन आदेशों की कोई पालना नहीं की गई है और यही बात वापस से पुनः स्मरण करवाई जा रही है, उस पत्र को बोलते हैं अनुस्मारक पत्र। और अगला है अपने समकक्ष अधिकारी से किसी भी संदर्भ में परामर्श लेना। तो परामर्श है समकक्ष अधिकारी से आप ले रहे हो तो वे होंगे, अगर सीनियर या जो प्रधान है प्रमुख है उससे लोगे तो वो सरकारी में गिना जाएगा, ये गिना जाएगा। जैसे हम अपने समकक्ष अधिकारी से किसी भी संदर्भ में परामर्श लें वो कहलाएगा अर्ध सरकारी पत्र। तो कार्यालयी लेखन में इन समस्त विषयों को अपनाया जाता है, जैसे सरकारी पत्र, टिप्पणी, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, सरकारी आदेश, अनुस्मरण और अर्ध सरकारी पत्र। अब बात आती है यहाँ पर, आप राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से यहाँ पर एमफिल करना चाहते हैं, तो विभाग से एमफिल करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र लिखिए। मतलब आप किसी गवर्नमेंट विभाग के अंदर वहां पर कार्यरत हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री भी हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए आप एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं
जिसमें आप अपने विभाग के अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या लिखेंगे? जिस संबंधित दिनांक को ये पत्र लिखा जा रहा है वो दिनांक यहाँ अंकित कर दी जाएगी और दिनांक यहाँ दे दी गई है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा दिनांक आज की डाल दी 21 जनवरी 2022। हम पत्र लिखते हैं, सारा इसी सीक्वेंस में चलता है, आप सभी को पता है। मैंने लिखा सेवा में माननीय प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम दिया हुआ है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, कहाँ का है? न्यू दिल्ली या बीकानेर। क्या विषय है? विषय आपने लिखा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु, यही है। अब आप लिख रहे हो महोदय जी, आपसे अनुरोध यह है कि मैं आपके विद्यालय में हिंदी के शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस पद पर एमए हिंदी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चुना गया था। भाई मैंने एमए की थी जब भी मुझे चुना गया था, और मैं निरंतर अध्ययन भी करता रहता हूँ, यानी आगे की मैं पढ़ाई भी जारी रख रहा हूँ। तो क्या करें? कहते हैं आज तक मैंने अपने कार्य को पूरी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता से किया है। मैं निरंतर अध्ययन करते रहना चाहता हूँ। अब मैं अपने शैक्षणिक योग्यता को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल करना चाहता हूँ। महोदय आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस विश्वविद्यालय से एमफिल करने की अनुमति देकर मुझे कृतार्थ करें। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आ गया, भवदीय आ गया, नाम आ गया, हिंदी का अध्यापक है और राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में है। ठीक है, ये तो हुआ पत्र लेखन। अब बात आती है कार्यवृत्त तैयार करना। कार्यवृत्त क्या होता है? देखिए यहाँ जिस तरह से आप लिखते हैं ना सूचना में हम सारी बायोडेटा, सारी जानकारी उसमें दे देते हैं, लेकिन उसमें थोड़े अलग प्रारूप को काम में लिया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए कार्यवृत्त तैयार करना। दिनांक 21/1/2022 को हमारी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। समारोह 8 बजे प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि महोदय इस समारोह का शुभारंभ करने वाले बने। विद्यालय के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। सर्वप्रथम 8वीं कक्षा के बच्चों के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया और उसके बाद 10वीं कक्षा की छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे समारोह में उपस्थित दर्शकों ने खूब मनोरंजन किया। इसके बाद मुख्य अतिथि के द्वारा विद्यालय के मेधावी छात्राओं को, विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित करवाए गए और विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ मेधावी छात्र का पुरस्कार किसको दिया गया? यहाँ दे दिया, किसी विद्यार्थी का नाम लगाकर आनंद को दिया गया। अंत में प्राचार्य ने समारोह में उपस्थित मुख्य मेहमानों और दर्शकों का धन्यवाद किया और कुछ संबंधित शब्द कहे। तो ये एक दिन का पूरा ब्यौरा है। उस एक दिन को क्या क्या चीजें हुई, किस निर्धारित समय पर हुई, कौन कौन आए और किस तरह से सारे कार्य का संचालन हुआ, उसे कहते हैं कार्यवृत्त लेखन। ठीक है, अब इस पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ो। देखो क्या दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली, यहाँ दिया गया कार्यपालक निदेशक RBI और यहाँ FIC कोड है 6, यहाँ डेट दे दी गई 21 जनवरी 2022। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सार्वजनिक और निजी बैंक, यानी इस रिजर्व बैंक की ओर से सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों को छोटे छोटे सिक्कों को स्वीकृत करने और उसी सिक्कों को बांटने के विषय में क्या दिया गया है? आदेश, अनुमति पत्र दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है कौन कौन? सभी सार्वजनिक और निजी बैंक के हैं। और कहां पर, किस एरिया में? नई दिल्ली में। किस विषय के संदर्भ में लिखा गया? सिक्कों की स्वीकृति और वितरण संबंधी।
तो महोदय या महोदया, आप अपनी शाखाओं को तत्काल आदेश दें कि वो जनता के किसी भी सदस्य से बिना किसी प्रतिबंध के सभी वर्ग के सिक्के स्वीकार कर लें। यदि कोई उपभोक्ता सिक्कों की मांग करता है तो उसे सभी मूल्य के सिक्के भी उपलब्ध करवाएं। यद्यपि 5, 10 और 20 पैसे मूल्य वर्गों के छोटे सिक्के बनना बंद कर दिए गए हैं, तो भी पहले जारी सिक्के जो अब भी प्रचलन में है या वैध लीगली तौर पे आज भी बने हुए हैं, कृपया इसकी जो है एक कॉपी जो है वो भेजें और अपनी कार्यवाही से हमें भी अवगत कराएं। तो इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि इस पत्र के माध्यम से जो रिजर्व बैंक है, उस रिजर्व बैंक ने अभी अपने अंडर में जितने भी सरकारी या निजी बैंक हैं, उनको एक आदेश दिया है कि वो सिक्कों को भी क्या कर ले, स्वीकार कर ले। और जो लोग सिक्कों को ला करके यहाँ जो उपभोक्ता लेकर आ रहे हैं, उन सिक्कों को भी वो कलेक्ट करते चलें, खुद भी डिस्ट्रीब्यूट करें, तो सिक्कों का प्रचलन चलने दें। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस टॉपिक को पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इसकी एक कॉपी रिजर्व बैंक को भेजिए। यानी ये यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर के एवज में जो आप आंसर देंगे, तो आंसर देने वाला यहाँ पे कौन सा बैंक है, बैंक का नाम आया है पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक जो है इसको एक कॉपी भेजेगा। और इस पत्र की विषय वस्तु के आधार पर रिजर्व बैंक के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। प्रेस विज्ञप्ति तैयार करते हैं ना कि भाई इतनी तारीख को ये विज्ञप्ति तैयार हुई है, इसमें ये कहा गया है कि रिजर्व बैंक के आदेशानुसार सभी सरकारी और निजी बैंकों के द्वारा सिक्कों के चलन और वितरण को संभव बनाया जाए, और जो सिक्के का चलन बंद कर दिया गया है उसे फिर से कार्य में लिया जाए, ताकि जो सिक्के अपने टकसाल में बनने ही बंद हो गए हैं उनको भी उनका भी एक अच्छा कलेक्शन तैयार हो सके। और आदेश जारी किए गए हैं, ये एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार होगी। अनुस्मारक को तैयार करें। अनुस्मारक होता है कि यदि कोई आदेश जो पहले जारी कर दिया गया है, उस आदेश के भूल जाने पर आप पुनः उसको याद दिलाने के लिए एक और अनुस्मारक भेज रहे हो, तो ये महाप्रबंधक को दूसरे बैंकों को अनुस्मारक भेजना है। और अगला दिया गया है, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी शाखाओं को कार्यालय आदेश भेजा है और उपयुक्त पत्र के आधार पर आप कार्यालय आदेश तैयार कीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है इस एक पत्र में परिपत्र आपको तैयार करने हैं। और यहाँ जो है इस तरह से पंजाब नेशनल बैंक क्या देता है, देखो पंजाब नेशनल बैंक ये है इसकी मुख्य शाखा और नई दिल्ली में ये भेज रहा है। यहाँ पे जैसे 21 को पत्र आया, आदेश आया, तो हम 24 को बता रहे हैं, 24 जनवरी 2022 कार्यपालक निदेशक कहाँ का, रिजर्व बैंक का, नई दिल्ली का। हमने क्या भेजा है, पावती पत्र। महोदय जी आपके द्वारा प्रेषित पत्र कितनी तारीख का आया था, ये संख्या दी गई है हमारे कार्यालय में 7 अप्रैल को, यानी 21 जनवरी 2022 को पहुंचा था। हम पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सूचना भेजी है और आपके द्वारा दिए गए आदेश को हमने यहाँ अनुपालना में ले लिया है। आपका राजेश यादव प्रबंधक है ये पंजाब नेशनल बैंक का, और किस क्षेत्र से संबंधित है, नई दिल्ली। ये देखिए प्रेस विज्ञप्ति, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली। किस लिए विज्ञप्ति है, सिक्कों की स्वीकृति और वितरण संबंधी। क्या कहता है कि रिजर्व बैंक के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं कि बैंक के किसी भी सदस्य से बिना किसी प्रतिबंध के सभी सिक्कों को स्वीकार किया जाए। उपभोक्ता के सिक्कों की मांग करने पर उन्हें भी ये सिक्के उपलब्ध करवाए जाएं। और बैंक ने 5, 10 और 20 सभी मूल्य वर्ग के सिक्के बनाने बंद कर दिए, लेकिन पहले से मौजूद ये सिक्के आज भी लीगली माने जाएंगे। ठीक है, ये तो आई विज्ञप्ति। अब है अनुस्मारक। अनुस्मारक देखो क्या है, अनुस्मारक यानी पुनः याद दिलाना। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली, यहाँ पे हमने पहले वाली फाइल संख्या दे दी, क्योंकि इस फाइल में हमने पहले ये जानकारी
भेज दी है। समझ गए? ये पहले जानकारी भेजी जा चुकी है जो 7 अप्रैल को गई थी। अब ये नई जानकारी कब दी जा रही है? दिनांक 14 अप्रैल को। यानी हमने यहाँ पे देखा ये जानकारी दी गई थी 21 जनवरी को, और अब जो दोबारी जानकारी दी जा रही है ये 25 जनवरी को। सेवा में प्रबंध महोदय सभी सार्वजनिक और निजी बैंक नई दिल्ली सिक्के की स्वीकृति और वितरण की अनुपालना हेतु निर्देश कि महोदय जी उपयुक्त विषय पर कार्यालय के द्वारा भेजा गया प्रपत्र का स्मरण करो जो आपको 21 जनवरी 2022 को भेजा गया था। निवेदन ये है कि सिक्कों की स्वीकृति और वितरण संबंधी कार्यालय के निर्देशों पर विचार करके शीघ्र ही प्रभाव से इसकी स्वीकृति जारी कर दी जाए। किसने भेजा? रिजर्व बैंक का जो वो प्रबंधक है कि यहाँ पे दिया गया अशोक रावत, जो भारतीय रिजर्व बैंक का निदेशक माना जाता है। यहाँ पर पे देखिए इन्होंने फिर से अपनी तरफ से क्या दिया है, जो छोटे बैंक है, जो सरकारी या निजी बैंक है, वो अपने रिजर्व बैंक को वापस लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं देखो कि पंजाब नेशनल बैंक मुख्य शाखा नई दिल्ली, निदेशक पंजाब नेशनल बैंक, फाइल संख्या जो पहले भेजी थी 10 अप्रैल, ये आज की डेट डालेंगे। प्रबंधक महोदय सभी संबंधित शाखाएं, ये अपने अंडर में आने वाली सभी बैंकों को भेज रहे हैं। क्या कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक के सिक्कों की स्वीकृति और वितरण संबंधी के महोदय पंजाब नेशनल बैंक की संबंधित शाखाओं को यह आदेश जारी किया जाता है कि अपनी सभी शाखाओं में सिक्कों की स्वीकृति और वितरण संबंधी नई नियमावली का पालन किया जाए। उपभोक्ताओं से बिना किसी प्रतिबंध के सभी मूल्य वर्गों के सिक्के जो हैं वो स्वीकार किए जाएंगे और उनकी मांग पर उन्हें सभी मूल्य वर्ग के सिक्के उपलब्ध भी करवाए जाएंगे। तो 5, 10 और 20 पैसे मूल्य के जो छोटे सिक्के हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वैध कर दिए गए हैं, लेकिन पहले जारी सिक्के जो अब तक प्रचलन में ही नहीं, प्रचलन अब जो अभी तक भी प्रचलन में है वे वैध मुद्रा बने रहेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नए सिक्के बनाना बंद कर दिया। कृपया इन निर्देशों की स्वीकृति पर शाखा में तुरंत रूप से लागू करो। यहाँ आ जाएगा भवदीय और यहाँ व्यक्ति का नाम। इसी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक जो है नई दिल्ली से अपनी फाइल संख्या बता रहा है और कह रहा है रोहन मलिक कार्यपालक निदेशक प्रिय रजत कुमार, ये अपने किसी अधिकारी को बता रहा है ना। इसमें देखो क्या कह रहा है, यहाँ हमने ये प्रश्न पढ़ा, क्या प्रश्न था कि ये प्रश्न था, ये तो दिया पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक को पत्र मिला कि वो अपने अधिकारी से इसका जवाब मांगता है कि इस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए सहायक और अधिकारी की टिप्पणी, ठीक है ना। अभी अपन ने जो पढ़ा था पंजाब नेशनल बैंक जो है अपनी सभी शाखाओं के कार्यालय को ये आदेश भेज रहा है और उपयुक्त पत्र के आधार पर ये कार्यालय आदेश तैयार भी कर रहा है। ये कह रहा है देखो पंजाब नेशनल बैंक की भिकाजी कामा प्लेस और सफदरजंग एनक्लेव किस अकाउंट से अभी भी रिजर्व बैंक को शिकायतें मिल रही है, ठीक है ना। इन शाखाओं में सिक्कों को स्वीकार नहीं किया जाता है, इसीलिए कार्यपालक निर्देशक को पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष को एक सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लिखना है और ये है शिकायती पत्र। तो देखो ये शिकायती पत्र कैसे लिखा जाएगा, फिर पंजाब नेशनल बैंक का महाप्रबंधक जब ये पत्र पाता है तो वो अपने अधिकारी से इसका जवाब मांगता है, भाई क्या बात है, बैंक के द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा, तो उसके आधार पर एक टिप्पणी तैयार करेगा, है ना। तो देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, सबसे पहले शिकायत है। शिकायत क्या कर रहे हैं, शिकायत यहाँ पे ये कर रहे हैं कि रोहन मलिक कार्यालय निदेशक प्रिय रजत कुमार, निदेशक हो पंजाब नेशनल बैंक के नई दिल्ली, कृपया यहाँ पर 21 जनवरी 2022 और दूसरा 24 जनवरी 2022 को भेजे गए पत्रों का स्मरण करो जो आपकी शाखा में सिक्कों की स्वीकृति और वितरण की सूचना के लिए आए थे। तो आपसे अनुरोध है कि आपकी शाखा अशोक विहार और आनंद विहार से अभी तक भी उपभोक्ताओं की निरंतर शिकायतें आ रही है। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि आप पहले की तरह भेजे गए इन पत्रों में निर्देशित नियमों का पालन करें और लोगों के सिक्कों को प्राप्त करें, स्वीकार करें और उनको सिक्के उपलब्ध भी करवाएं। धन्यवाद आपका रोहन मलिक, ठीक है। ये रिजर्व बैंक का है। अब ये अपनी तरफ से क्या देगा, एक टिप्पणी देगा। क्या देता है देखो, यह टिप्पणी भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक के द्वारा भेजे गए क्रमांक से जुड़ी हुई है। इसमें सिक्कों की स्वीकृति और वितरण संबंधी निर्देशों का पालन
करने का आग्रह है और ये भी विचार किया गया है कि हमारी शाखा इस पत्र के अनुसार अपनी शाखा के निर्देशों को शीघ्र ही स्वीकृत करके उसका पालन करेगी। पिछले 6 महीनों से हमारी शाखा ने 5, 10 और 20 के जो पैसे के सिक्के हैं वो 90,000 सिक्के स्वीकार किए हैं। इसके साथ ही 3 लाख सिक्के और हमने जारी कर दिए हैं। तो हमारी शाखा ने इन निर्देशों का पालन किया है, लेकिन ये शिकायतें गलत भी नहीं है क्योंकि इससे उपभोक्ताओं और अधिकारियों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो विचारार्थ यानी विचार के लिए प्रस्तुत है और किसने विचार के लिए भेजा है? रजत कुमार, जो कि यहाँ का सहायक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये कार्यालय पत्र जो है अर्ध सरकारी भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, विज्ञप्ति भी हो सकती है, अनुस्मारक भी हो सकता है, प्रेस विज्ञप्ति भी हो सकती है। तो ये सभी के सभी चीजें जो है वो हमारे कार्यालय लेखन में शामिल किए गए हैं। तो आप लोगों को भी इससे संबंधित जो है पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को देख करके आप उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो अपनी लिखित पुस्तिका में नोट करते जाइएगा और इन समस्त जो कार्यालय लेखन है इनके विषय में भी एक-एक जो ये क्या होते हैं सरकारी पत्र, टिप्पणी क्या होती है, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, सरकारी आदेश, फिर अनुस्मारक और अर्ध सरकारी। तो इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी वाला ही अंतर है। हमने सूचना लेखन कर रखा है, टिप्पणी हमने पढ़ रखी है, प्रेस की विज्ञप्ति के विषय में भी हम जानते हैं। तो इसके विषय में विस्तृत जानकारी हम अपने आगे की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से सरकारी अर्ध सरकारी पत्रों में कार्यालय लेखन के द्वारा, पत्राचार के द्वारा संपर्क और जो आप आपस में जो समाचारों का आदान प्रदान है वो होता है। इसमें किस तरह से विज्ञप्तियां जारी की जाती है, सूचना भी जारी की जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट की गई हैं। तो मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में और कल की क्लास में कार्यालय लेखन से संबंधित इन समस्त जो स्रोत हैं या जो हिस्से हैं इनका एक अलग से ब्यौरा जो है, विवरण जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद बेटा।